हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टेबलाइजेशन ऑर्डर ऑफ टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले की कुछ वीडियो हमने बनाई हुई थी। हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर है हमारा, और उसके हम छोटे छोटे टॉपिक्स अपनी वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है तब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, या फिर जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं। एक सेट होता है E2G और दूसरा होता है T2G। और ऑक्टाहेड्रल के केस में E2G की एनर्जी हाई होती है और टेट्राहेड्रल की T2G की एनर्जी लो होती है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और वहाँ पर हमने ये भी पढ़ लिया था कि CFSE जो होती है वो बेसिकली वो एनर्जी होती है जो स्प्लिटिंग के दौरान बनने वाले दोनों सेट के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है। E2G और T2G जो नए सेट बने हैं उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उस एनर्जी डिफरेंस को ही हम CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम ज्योमेट्री के बेस पर ये समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स हैं तो उनकी स्टेबिलिटी पर CFSE का कितना इफ़ेक्ट होता है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर एक रिलेशन देख रहे हैं जिसमें क्लियरली आपको मेंशन किया गया है कि CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी की। इसका मतलब ये है कि अगर हम CFSE कैलकुलेट कर लें तो जितनी ज़्यादा CFSE हमारी कैलकुलेट होकर आएगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिसाइडेड बाय CFSE। और ये जो CFSE होती है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 3 तरह के कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ेंगे। और तीनों में CFSE जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसी के बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि BSc लेवल पर तो कम पूछे जाते हैं, बट MSc लेवल पर और कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन आता है जहाँ पर हम इनके इस रिलेशन का यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम ये माने कि हमारे पास कोई एनर्जी है डेल O, यहाँ पे O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अगर कुछ एनर्जी 1 है या फिर वाट एवर इज़ दी एनर्जी, हम अभी नीचे एक और ऑर्डर पढ़ेंगे, उस ऑर्डर में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इनमें डिफरेंस कितना होता है। बट CFSE जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उससे लेस स्टेबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड देन टेट्राहेड्रल। तो हमारा जो CFSE का ऑर्डर है वो होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल। ओके, तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर दी ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की होती है और सबसे कम टेट्राहेड्रल की, और ऑक्टाहेड्रल की इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इनका एक ऑर्डर देखा है और लास्ट क्लास में हमने ये डायग्राम के थ्रू ये समझा था कि किस तरह से 5D जनरेट ऑर्बिटल्स 2 सेट में डिवाइड होते हैं। अब इसके बाद हमारी ये जो एनर्जी है तीनों तरह की ज्योमेट्री में, स्क्वायर प्लेनर में, ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में, इनका आपस में एग्जैक्टली क्या रिलेशन होता है हम वो पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा रिलेशन, इनका रिलेशन बिटवीन डेल्टा T, डेल्टा SP एंड डेल्टा O। डेल्टा T इक्वल्स टू 0.45 डेल्टा O। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि डेल्टा T की वैल्यू डेल्टा O से कम होगी। और स्क्वायर प्लेनर अगर हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है तो डेल्टा SP इक्वल्स 1.3 डेल O। तो डेल O की वैल्यू यहाँ पर कम होगी कंपेयर देन स्क्वायर प्लेनर। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा।
इन सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर किया हुआ है। डिफरेंट सिंबल्स ऑफ CFSE, डेल्टा T का मतलब है CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा SP का मतलब है CFSE ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड डेल्टा O का मतलब है CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब अगर हमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डेल O की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास ये रिलेशन होता है। हम इस रिलेशन को न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकली जब हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तब हमें डेल्टा O फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन यूज़ करना होता है। तो डेल्टा O इक्वल्स होता है -0.4 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल एंड इट विल बी मल्टीप्लाई बाई डेल O प्लस 0.6 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल्स एंड मल्टीप्लाई बाई डेल O प्लस RP। यहाँ पे R का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितने पेयर हैं, वन पेयर, 2 पेयर, ओके, वट एवर। ये हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे, उस एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा। और P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी। तो ये पेयरिंग एनर्जी हम यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हॉर्न्स रूल के अगेंस्ट जाकर यहाँ पर डिजनरेट ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा है कि हमने 2 नई टर्म पढ़ी हैं, R जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और P है पेयरिंग एनर्जी। ओके, तो ये इक्वेशन जो हमने लिखी है, ये इक्वेशन हमारी ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए है। टेट्राहेड्रल के लिए इसमें कुछ चेंज होता है और स्क्वायर प्लेनर के लिए वो टोटली डिफरेंट होती है, और हमारे BSc के सिलेबस में वो पूरा डीपली है भी नहीं, तो अभी हम फिलहाल वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नाउ हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है जिससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने की। ये टॉपिक्स अगर आपको क्लियर हो जाएंगे, ये टर्म्स अगर आपको क्लियर हो जाएंगी, तो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक रिलेशन देख रहे हैं कि पेयरिंग एनर्जी में और CFSE में कोई रिलेशन है और उसका इफ़ेक्ट होता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर या कॉम्प्लेक्स का टाइप जो है उस टाइप पर। तो अगर हम ये बोलते हैं कि पेयरिंग एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन डेल O, मतलब पेयरिंग एनर्जी अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड की CFSE से ज़्यादा है, तब जो बनने वाला हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए, इस टर्म को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ से कुछ हिंट मिल जाएगा, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर दैन डेल O, पेयरिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए चाहिए, और अगर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो एनर्जी की नीड कौन सी एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है तो पेयरिंग फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर एक सिस्टम में उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को पेयर करा सके। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड रहना पसंद करेंगे। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए कि ये आपके पास कोई D3 कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका मतलब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये जो T2g ऑर्बिटल्स होंगे उनमें तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है पेयर करने के लिए, पेयर करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ओके, लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी डेल O से कम है, पेयरिंग एनर्जी अगर डेल O से कम है तब वहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था D3 का, तो उस केस में अगर पेयरिंग एनर्जी लो है देन क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देन पेयरिंग होगी एंड देन थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। इस तरह से यहाँ पर एक पेयर हमारे पास है। ओके, तो अब अगर हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वही कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़्यादा है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पर जितना पॉसिबल हो पेयरिंग हो जाती है। इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये दोनों टर्म को पूरा डीपली समझने के लिए
इसके लिए एक अलग वीडियो आपको शेयर करूँगी, उसमें आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया जाएगा। तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम इनको हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, या लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।